गांधी युग। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, जबकि प्यार से इन्हें लोग भाई कहते थे। इनके पिता करमचंद गांधी राजकोट शहर में दीवान थे। इनकी माता पुतलीबाई थी। 1883 ईस्वी में 14 वर्ष की अवस्था में कस्तूरबा गांधी ने से इनका विवाह हो गया। इनके 4 पुत्र थे: हरिलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास तथा यमुनालाल बजाज को इनका पांचवा दत्तक पुत्र कहा जाता है। 1888 में प्रथम पुत्र का जन्म तथा सितंबर में ये अपनी शिक्षा के लिए लंदन चले गए और वहां वकालत की पढ़ाई एलएलबी पूरी करके बैरिस्टर बने। 1891 में पढ़ाई पूरी कर भारत लौटे और बम्बई तथा राजकोट में वकालत आरंभ की। एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए 1893 ईस्वी में वे दक्षिण अफ्रीका चले गए, जहां उन्हें रंगभेद का सामना करना पड़ा। 1894 में वहीं रहकर सामाजिक कार्य तथा वकालत करने का फैसला नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। दक्षिण अफ्रीका में नेटाल क्षेत्र के समीप डरबन में पीटर मार्टिन बर्ग स्टेशन पर इन्हें ट्रेन से नीचे ढकेल दिया गया, क्योंकि प्रथम श्रेणी में भारतीयों और कुत्तों को जाना मना था। इस घटना के बाद ब्रिटिश सरकार को गांधी जी से माफी मांगनी पड़ी। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने भारतीयों के लिए पहला सत्याग्रह किया। 1896 में अपने परिवार के साथ नेटाल गए। 1901 ईस्वी में भारत रवाना हुए तथा दक्षिण अफ्रीका में बसे भारतीयों को आश्वासन दिया कि वे जब भी आवश्यकता महसूस करेंगे तो वापस लौट आएंगे। 1902 में भारतीय समुदाय द्वारा बुलाए जाने पर दक्षिण अफ्रीका पुनः वापस लौटे। 1903 में जोहान्सबर्ग में वकालत का दफ्तर खोला। इन्होंने 1904 में दक्षिण अफ्रीका में शिल्पकार कालेनबाख की मदद से फिनिक्स फर्म की स्थापना किया। महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन नामक साप्ताहिक पत्रिका लिखी, जो कि कई भाषाओं में प्रकाशित हुई, किंतु इसका प्रकाशन उर्दू में नहीं हुआ। 1906 में आजीवन ब्रह्मचार्य का व्रत लिया। एशियाटिक ऑर्डिनेंस के विरुद्ध जोहान्सबर्ग में प्रथम सत्याग्रह अभियान आरंभ किया। 1907 ईस्वी में ब्लैक एक्ट भारतीयों तथा अन्य एशियाई लोगों को जबरदस्ती पंजीकरण के विरुद्ध सत्याग्रह किया। 1908 में सत्याग्रह के लिए जोहान्सबर्ग में प्रथम बार कारावास दंड आंदोलन जारी कर रहा था तथा द्वितीय सत्याग्रह में पंजीकरण प्रमाण पत्र जलाए गए, पुनः कारावास दंड मिला। 1909 ईस्वी में जिन भारतीयों का पक्ष रखने इंग्लैंड रवाना हुए और नवंबर में दक्षिण अफ्रीका से वापसी के समय जहाज में हिंद स्वराज पुस्तक लिखी। मई 1910 में जोहान्सबर्ग के निकट टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना किया। 1913 में रंगभेद तथा दमनकारी नीतियों के विरुद्ध सत्याग्रह जारी रखा। द ग्रेट मार्च का नेतृत्व किया, जिसने 2000 भारतीय खदान कर्मियों को न्यूकासल से नेटाल तक की पदयात्रा की। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मान लिया। महात्मा गांधी को आंदोलन की प्रेरणा रूस के विद्वान लियो टॉलस्टॉय से मिली। इन्हें से महात्मा गांधी सर्वाधिक प्रभावित थे। महात्मा गांधी को भूख हड़ताल की प्रेरणा जर्मन विद्वान रस्किन से मिली। महादेव देसाई महात्मा गांधी के सलाहकार सचिव थे। अमेरिकी पत्रकार मिलर महात्मा गांधी के सहयोगी था। महात्मा गांधी की उपाधियां। अंग्रेजों ने गांधी जी को सार्जेंट की उपाधि दी, क्योंकि गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सेना में बहुत से भारतीयों को भर्ती करवाया। अंग्रेज का सहयोग करने के कारण महात्मा गांधी को ब्रिटिश सरकार ने केसर-ए-हिंद की उपाधि दिया। चंपारण सत्याग्रह की सफलता के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दिया। जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें बापू की उपाधि दिया। सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें राष्ट्रपिता का उपाधि दिया। विंस्टन चर्चिल पीएम ऑफ इंग्लैंड ने इन्हें अर्धनंग फकीर कहा। शेख मुजीबुर रहमान ने इन्हें जादूगर की उपाधि दिया। खुदाई खिदमतगार संस्था ने मंगल बाबा की उपाधि दिया। आइंस्टीन ने कहा कि आने वाले 100 से 2 साल के बाद शायद ही कोई विश्वास करे कि ऐसे हार्डमांस की शरीर वाला व्यक्ति इस पृथ्वी पर था, जिसने इतना बड़ा आंदोलन कर दिया।
9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत लौट आए। आज भी इस दिन के प्रवासी भारतीय दिवस रूप में मनाया जाता है। मई में कोचरब में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किया, जो 1917 में अहमदाबाद के साबरमती नदी के पास साबरमती आश्रम की स्थापना किया। इस आश्रम के लिए धन अम्बालाल साराभाई ने दिया। इस आश्रम के अंदर महात्मा गांधी की कुटिया हृदय कुंज कहलाता था। 1916 में महात्मा गांधी ने कांग्रेस लखनऊ अधिवेशन में भाग लिया। इसकी अध्यक्षता अंबिका चंद्र मजूमदार कर रहे थे। इसी अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण में नील्हे जमींदारी की तीन कठिया पद्धति 3/20 की जानकारी दी। इन्हें चंपारण आने की आग्रह किया। 1917 में महात्मा गांधी राजेंद्र प्रसाद तथा अनुग्रह नारायण सिन्हा के साथ चंपारण पहुंचे और वहां सफल सत्याग्रह किया। अंग्रेजों ने तीन कठिया पद्धति समाप्त कर दी। इस आंदोलन नील्हे जमींदारों के विरुद्ध था। यह भारत में महात्मा गांधी का पहला सफल आंदोलन था। इसकी सफलता के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा का उपाधि दिया। 1918 में महात्मा गांधी ने खेरा सत्याग्रह किया और किसानों के बढ़े हुए टैक्स को माफ करवाया। 1918 में महात्मा गांधी ने अहमदाबाद मिल मजदूर सत्याग्रह किया। इस सत्याग्रह में पहली बार महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल का प्रयोग किया। रिमार्क्स: महात्मा गांधी के आंदोलन के 4 कारण थे। नंबर 1 सत्याग्रह, नंबर 2 भूख हड़ताल, नंबर 3 बहिष्कार, नंबर 4 हड़ताल। रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919 भारतीय क्रांति को दबाने के लिए सिडनी रॉलेट एक्ट अनार्चिलन एंड रिवॉल्यूशन एक्ट लाया, जिसके तहत शक के आधार पर पुलिस ने किसी को भी गिरफ्तारी कर सकती थी। 30 मार्च 1919 को स्वामी श्रद्धानंद ने कर मत दो आंदोलन किया, जबकि कर मत दो का नारा वल्लभ भाई पटेल ने दिया। 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी द्वारा देशव्यापी हड़ताल किया गया। 8 अप्रैल 1919 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। इस सत्याग्रह का केंद्र पंजाब था। इसे बिना दलील, बिना अपील, बिना वकील का कानून कहा गया। गांधी जी ने इसे काला कानून कहा। इसी कानून के तहत पंजाब के 2 नेता सैफुद्दीन किचलू तथा सतपाल को गिरफ्तार कर लिया। जालियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 रॉलेट एक्ट के विरोध में अमृतसर के जालियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हुए थे। इसी समय भारत का वायसराय गवर्नर चेम्सफोर्ड था। पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर ओ डायर ने गोरखा रेजिमेंट के ब्रिगेडियर आर डायर को जालियांवाला बाग भेजा, जहां आर डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी। आंकड़ों के अनुसार मरने वाले की संख्या 379 थी, लेकिन वास्तव में इससे कहीं ज्यादा लोग मारे गए। हंस राज नामक भारतीय ने जालियांवाला बाग की सूचना अंग्रेजों को दी थी। जालियांवाला बाग का नरसंहार के कारण पूरे भारत में विरोध हुआ। गांधी जी ने केसर हिंद की उपाधि, रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि दिया। डॉक्टर शंकर नारायण ने वायसराय की कारणी परिषद से त्यागपत्र दे दिया। कांग्रेस ने इस घटना के जांच के लिए मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक समिति बनाई। समिति ने कहा कि यह जनरल डायर द्वारा जल्दबाजी में लिया गया मूर्खतापूर्ण कदम था। अंग्रेज ने इसके जांच के लिए हंटर कमीशन का गठन किया। इस आयोग में 3 भारतीय और 5 अंग्रेज सदस्य थे। इस कमीशन में जनरल डायर को सही ठहराया। जनरल और डायर को लंदन में सम्मान के रूप में तलवार और 2600 पाउंड का धनराशि दिया गया। 1940 में धम सिंह ने लंदन जाकर जनरल और डायर की गोली मार के हत्या कर दी। होम रूल आंदोलन 1916 यह आयरलैंड से प्रेरित था। इसकी शुरुआत 2 चरणों में हुई। पहला चरण बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में महाराष्ट्र से प्रारंभ किया। इसी आंदोलन के दौरान उन्होंने कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। वैलेंटाइन सिरोल ने तिलक जी को भारतीय शांति का जनक, इंडियन अर्नेस्ट कहा था, जिस कारण ये उस पर केस करने लंदन चले गए, जिस कारण 1918 में होम रूल का पहला चरण समाप्त हो गया। रिमार्क्स: बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य कहा जाता है। इनकी अर्थी को महात्मा गांधी तथा शौकत अली ने कंधा दिया। होम रूल का दूसरा चरण सितंबर 1926 में एनी बेसेंट ने प्रारंभ किया। इनका होम रूल आंदोलन पूरे भारत में फैल गया, किंतु अंग्रेज ने एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर लिया और जब 1918 में इन्हें छोड़ा तो होम रूल आंदोलन पूरी तरह समाप्त हो चुका था। होम रूल का उद्देश्य प्रांतीय स्वायत्तता राज्यों का स्वशासन थे।
खिलाफत आंदोलन। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने मुसलमानों से यह वादा किए थे कि तुर्की का विभाजन नहीं करेंगे, किंतु प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों ने तुर्की का विभाजन कर दिया। ये आपस में बांट दिया। इसका विरोध तुर्की के खलीफा ने किया। भारत में इसी विभाजन के विरोध में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया गया। खिलाफत आंदोलन को मोहम्मद अली और शौकत अली ने शुरू किया था। अखिल भारतीय खिलाफत की बैठक दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हुई। 23 नवंबर 1919 को इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आकर अंग्रेजों ने तुर्की के विभाजन को रद्द कर दिया और भारत में भी खिलाफत आंदोलन समाप्त हो गया। महात्मा गांधी को मुसलमानों का भी सहयोग प्राप्त हो गया। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920। यह महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया पहला जन आंदोलन था, क्योंकि इसमें पूरे देश की जनता ने भाग लिया था। महात्मा गांधी ने कहा था कि यदि हम सब मिलकर अहिंसक रूप से अंग्रेजी वस्तुओं को बहिष्कार करें तो निश्चित ही 1 वर्ष में आज़ादी मिल जाएगी। महात्मा गांधी के कहने पर ही वकीलों ने न्यायालय जाना छोड़ दिया। विद्यार्थियों ने अंग्रेजों का स्कूल छोड़ दिया। नाई, धोबी, मोची, बावर्ची ने अंग्रेजों का काम करने से मना कर दिया। लोग अंग्रेजी के वस्तुओं को खरीदने छोड़ दिया और दुकानदार उसे बेचना छोड़ दिया। इससे अंग्रेजों को भारी नुकसान हुआ, किंतु यह आंदोलन आज़ादी नहीं दिला सका। दक्षिण भारत से असहयोग आंदोलन गोपालाचारी ने किया। इसी आंदोलन के दौरान मौलाना मजरूल हक ने पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना की। सीआर दास तथा मोतीलाल नेहरू ने प्रारंभ में इस आंदोलन का विरोध किया, किंतु बाद में भी वे इस आंदोलन में से जुड़ गए। इस आंदोलन में जेल जाने वाले पहले पुरुष सीआर दास थे तथा पहली महिला बसंती देवती थी। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरा-चौरी में भी भीड़ ने 22 पुलिस वाले को जिंदा जला दिया। इस घटना के समय महात्मा गांधी गुजरात में थे। इन्होंने इस हिंसा से आहत होकर 22 फरवरी 1922 को यह आंदोलन को स्थगित कर दिया। महात्मा गांधी के इस कदम का पूरे भारत में विरोध हुआ। जवाहरलाल नेहरू ने कहा, यदि कश्मीर किसी गांव का हिस्सा हुआ तो उसका सजा कन्याकुमारी के किसी गांव को दी जाएगी। सुभाष चंद्र बोस ने कहा, जब जनता का उत्साह अपने चरम पर था तो गांधी जी द्वारा आंदोलन स्थगित करना एक मूर्खतापूर्ण निर्णय था। 10 मार्च 1922 को जनता को भड़काने के आरोप में गांधी जी को 6 वर्ष जेल की सजा हुई। 1924 में गांधी जी को खराब स्वास्थ्य के कारण जेल से रिहा कर दिया गया। 1924 में गांधी जी ने बेलग्राम कांग्रेस अधिवेशन केरल की अध्यक्षता की। स्वराज दल 1922 ईस्वी में कांग्रेस के अधिवेशन में स्वराज पार्टी के गठन की चर्चा हुई। 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी का गठन इलाहाबाद में हो गया। इसके पहले अध्यक्ष सीआर दास तथा महासचिव मोतीलाल नेहरू बने। यही दोनों इस पार्टी के संस्थापक थे। इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य था केंद्रीय विधानसभा संसद में घुसकर सरकारी काम में बाधा डालना। इसके लिए उन्होंने चुनाव लड़ने का निर्णय लिया और जनता से यह वादा किया कि कोई भी सरकारी पद नहीं लेंगे। केंद्रीय विधानसभा के 100 सीटों में स्वराज दल के 42 सीटें प्राप्त हुए, जिस कारण 1923 के चुनाव में स्वराज पार्टी सबसे बड़ी विपक्ष पार्टी बनी। नंबर 1 सरकारी काम में बाधा डालना। नंबर 2 राज्यों की स्वायत्तता स्वतंत्रता। नंबर 3 डोमिनियन स्टेट। स्वराज दल ने कमीशन की रिपोर्ट नहीं लागू होने दिया, जो जाति की उच्चता को बरकरार रखने की बात कर रहा था। स्वराज दल से मूडी मैन कमीशन का भी रिपोर्ट पारित नहीं होने दिया, जो राज्यों में स्वतंत्रता न लाकर द्वैत शासन की बात कर रहा था। विट्ठल भाई पहले भारतीय बने जो विधानसभा के अध्यक्ष बने थे। स्वराज दल के अध्यक्ष बने और स्वराज दल के थे। मोतीलाल नेहरू ने भी सरकारी पद ले लिया, जिस कारण जनता का विश्वास इस पार्टी के उठने लगा और 1928 आते यह पार्टी समाप्त हो गई। वलसाड सत्याग्रह 1924। यह गुजरात के वलसाड से डकैती कर के विरुद्ध प्रारंभ हुआ। अंग्रेजों को डकैती कर रद्द करना पड़ा। इसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया। बाइकॉन सत्याग्रह 1924-25।
यह केरल के मालवा तट से प्रारंभ हुआ। इस इजवा जनजाति के लोगों को मंदिर के आगे के रास्ते पर जाने से रोक लगा दिया, जिसके विरुद्ध टी.के. माधवन ने यह आंदोलन प्रारंभ किया। यह आंदोलन सफल रहा। साइमन कमीशन 1919 के भारत शासन अधिनियम में कहा गया था कि अधिनियम पारित होने के 10 वर्ष बाद एक संवैधानिक आयोग की नियुक्ति की जाएगी, जो यह जांच करेगी कि भारत उत्तरदायी शासन की दिशा में कहां तक प्रगति करने की स्थिति में है। आयोग की नियुक्ति तो 10 वर्ष के बाद ही की जानी चाहिए थी, लेकिन ब्रिटेन के तत्कालीन कंजर्वेटिव सरकार ने 2 वर्ष पूर्व ही साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर 1927 को कर दी, क्योंकि इसे आशंका थी कि 2 वर्ष बाद लेबर पार्टी का सरकार भारत समर्थक सदस्यों वाले वैधानिक आयोग की नियुक्ति कर सकती है। किंतु भारतीयों में आपसी मतभेद बहुत अधिक था, जिस कारण भारत के राज्यों के सचिव बर्केनहेड ने 1927 को साइमन कमीशन का गठन करवाया। इस 7 सदस्यों वाले आयोग के सभी अंग्रेज सदस्य थे, इसके अध्यक्ष साइमन थे। क्लीमेंट एटली भी इसके सदस्य थे, जो आगे चलकर ब्रिटेन के पीएम बने। साइमन कमीशन 1919 के अधिनियम की जांच करने आया था। इसका मूल नाम इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन भारतीय वैधानिक आयोग था। फरवरी 1928 को जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो उसका अत्यधिक विरोध हुआ। इसी विरोध प्रदर्शन में पंजाब में लाला लाजपत राय के ऊपर सैंडर्स के नेतृत्व में पुलिस लाठीचार्ज हो गई, जिसमें चोट लगने से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय ने कहा कि मेरे पीठ पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजों की ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। साइंस की हत्या का आरोप लगाकर भगत सिंह को फांसी दे दिया गया। समस्त भारत ने इस आयोग का विरोध किया और इसे श्वेत कमीशन कहा। दक्षिण भारत के जस्टिस पार्टी और यूनिस्ट पार्टी ने इसका समर्थन किया। विरोध के बावजूद साइमन कमीशन 1930 में अपनी रिपोर्ट दे दी। साइमन कमीशन के रिपोर्ट के आधार पर ही भारत शासन अधिनियम 1935 पारित हुआ। इस अधिनियम के द्वारा म्यांमार बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। इसी अधिनियम के द्वारा पहली बार भारत में प्रांतीय चुनाव 1937 में करा दिया गया। इस चुनाव में कांग्रेस को बड़ी जीत हासिल हुई। 8 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बन गई। पंजाब तथा सिंध में मुस्लिम लीग की सरकार बनी। नेहरू रिपोर्ट 1928 साइमन कमीशन के विरोध के कारण भारत के राज सचिव बर्केनहेड ने भारतीयों को यह चुनौती दे दी कि यदि सर्वसहमति से वह अपना कानून बना लेंगे तो मैं उसे ब्रिटेन में पारित करा दूंगा। इस चुनौती को स्वीकार करते हुए मोतीलाल नेहरू ने रिपोर्ट तैयार किया, जिसका मुख्य उद्देश्य डोमिनेंट स्टेट स्वायत्त राज्य की स्थापना करना था, किंतु मुस्लिम लीग ने इसे स्वीकार नहीं की, जिस कारण नेहरू रिपोर्ट पारित नहीं हो सका। 14 सूत्री जिन्ना फार्मूला नेहरू रिपोर्ट के प्रति उत्तर में जिन्ना ने 14 सूत्री जिन्ना फार्मूला दिया। अंग्रेजों ने इसे भी स्वीकार नहीं किया। लाहौर अधिवेशन 1929 इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया, जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। साथ ही यह निर्णय लिया गया कि हर 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। इसी कारण 26 नवंबर 1949 को संविधान बनने के बावजूद इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इसी अधिवेशन में लाहौर में रावी नदी के तट पर मध्यरात्रि को जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा लहराया और कहा कि मध्यरात्रि पर जब पूरी दुनिया सो रही है, भारत अपनी स्वतंत्रता का नींव रख रही है। दांडी मार्च गांधी जी ने इरविन को अपनी 11 सूत्री मांग सौंप दी, किंतु इरविन ने इसे अस्वीकार कर दिया, जिस कारण महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से अपने 78 एससी अनुसूचित जाति के सहयोगी के साथ नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी की ओर चल दिया। उनके साथ सरोजिनी नायडू भी 200 मील 385 किलोमीटर की यात्रा को 24 दिन में पूरा किया गया। 6 अप्रैल 1930 को दांडी यात्रा पूरी हुई और गांधी जी ने दांडी में आश्वासन विधि द्वारा नमक बनाया और इसी के साथ महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 दांडी यात्रा की सफलता को देखते हुए गांधी ने इस आंदोलन को प्रारंभ किया।
कश्मीर के क्षेत्र में खान अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार संस्था का गठन किया। इन्होंने लाल कुर्ती सेना का गठन किया। इन्हें सीमांत गांधी कहा जाता है। छपरा के कैदियों ने नंगा विद्रोह कर दिया क्योंकि वह स्वदेशी वस्तुओं की मांग कर रहे थे। दक्षिण भारत में इसका नेतृत्व चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने किया। मुंबई में इसी आंदोलन के दौरान सरोजिनी नायडू ने 25,000 आंदोलनकारियों को लेकर दर्शना नामक स्थान पर पहुंची, किंतु इसकी सूचना पहले ही अंग्रेजों को लग गई और अंग्रेजों ने इस आंदोलन को दबा दिया। इसी आंदोलन के दौरान लड़कों की बांदरी सेना तथा लड़कियों को मंजरी सेना का गठन किया गया। यह आंदोलन आंशिक रूप से सफल रहा क्योंकि इसी आंदोलन के कारण अंग्रेजों ने टैक्स में कटौती किया तथा मादक पदार्थ जैसे सिगरेट तथा शराब के उत्पादन में कमी किया। जबकि सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था तो लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा था। क्योंकि भारत के इस आंदोलन के कारण कोई कांग्रेस का प्रतिनिधि वहां भाग नहीं ले रहा, जिस कारण इंग्लैंड के से इरविन पर दबाव आने लगा कि वे कांग्रेस को इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए भेजे। इसी दबाव में आकर इरविन ने समझौता करने का विचार किया। इरविन ने महात्मा गांधी से यह आग्रह किया कि यदि वे सविनय आंदोलन को स्थगित करके गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे तो गांधी जी के कुछ बातों को मान लिया जाएगा, जिससे सबसे प्रमुख राजनीतिक कैदियों की रिहाई थी। इस समझौता के तहत भगत सिंह को नहीं रिहा किया गया क्योंकि उन पर आपराधिक मुकदमा था। गांधी इरविन समझौता। दिल्ली समझौता। 5 मार्च 1931 को दिल्ली में एक समझौता हुआ। इस समझौते को गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। नोट: सरोजिनी नायडू ने गांधी तथा इरविन को दो महात्मा कहा था। इस समझौते के तहत 7 सितंबर 1931 को महात्मा गांधी SS राजपूताना नामक पानी वाला जहाज से लंदन पहुंचे, जहां विंस्टन चर्चिल ने उन्हें अर्धनग्न फकीर कहा। इस सम्मेलन में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने दलितों के लिए अलग क्षेत्र अर्थात सांप्रदायिक पंचांग की बात कही, जिस कारण महात्मा गांधी सम्मेलन को छोड़कर भारत लौट आए और पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन को आगे बढ़ाया। महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके पुणे के अरबदा जेल में कैद कर दिया गया। गोलमेज सम्मेलन। भारतीय प्रशासन पर चर्चा करने के लिए लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931। इस सम्मेलन में कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि भाग नहीं लिया क्योंकि महात्मा गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन कर रहे थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931। इस सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया किंतु ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचांग की बात कही, जिस कारण गांधी जी सम्मेलन छोड़कर चले आए। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। इसी सम्मेलन में मैकडोनाल्ड ने दलितों के लिए पृथक क्षेत्र सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा कर दी। नोट: तेज बहादुर सप्रू तथा भीमराव अम्बेडकर ने तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। पूना समझौता 24 सितंबर 1932। जैसे ही सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा हुई और दलितों को आरक्षण सहित पृथक क्षेत्र दिया गया, महात्मा गांधी ने पूना के अरबदा जेल में अनशन कर दिया। तेग बहादुर सप्रू तथा मदन मोहन मालवीय के सहयोग से गांधी एवं अम्बेडकर के बीच समझौता हुआ, जिसमें पूना पैक्ट कहते हैं। इसके तहत दलितों को आरक्षित सीट 71 से बढ़ाकर 148 कर दी गई, अर्थात दलितों का आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र कर दिया गया। हरिजन सेवक संघ। महात्मा गांधी ने दलितों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उन्हें हरिजन नाम दिया। 1932 में अखिल भारतीय अस्पृश्यता संघ ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना किया, जो आगे चलकर हरिजन सेवक संघ कहलाया। मुस्लिम लीग। इसकी स्थापना ढाका में 1946 में आगा खान और सलीम उल्लाह खान ने किया। इस समय बासराय मिंटो द्वितीय थे। 1909 में मुस्लिम लीग की मांग पर मुसलमानों की पृथक निर्वाचन क्षेत्र मिल गया, जिस कारण कांग्रेस तथा लीग में विवाद होने लगा। एनी बेसेंट तथा तिलक जी के सहयोग से 1916 में कांग्रेस लखनऊ अधिवेशन में नरम दल, गरम दल तथा मुस्लिम लीग एक हो गए तथा कांग्रेस मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र को स्वीकार कर लिया। 1929 से 30 के दौरान मोहम्मद इकबाल ने सर्वप्रथम द्विराष्ट्र की बात कही। चौधरी रहमत अली पाकिस्तान शब्द लिया। 1937 के चुनाव के फलस्वरूप कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी और वायसराय के परिषद में कांग्रेस की दबदबा था और मुस्लिम लीग की शक्तियां कमजोर होते दिख रही थी।
द्वितीय विश्व युद्ध अंग्रेजों के बिना भारतीयों तथा कांग्रेसों की अनुमति के ही यह घोषणा कर दी कि 3 लाख भारतीय सैनिक इंग्लैंड की तरफ से लड़ेंगे, जिस कारण कांग्रेस ने 22 दिसंबर 1939 को वायसराय के परिषद से त्याग पत्र दे दिया। इससे खुश होकर मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। 1940 में मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता जिन्ना ने किया। इन्होंने स्पष्ट रूप से पृथक पाकिस्तान की मांग कर दी। 1945 में लॉर्ड बेवल ने भारत की एक विभिन्न पार्टियों के आपसी समन्वय तथा सहयोग बनाए रखने के लिए शिमला सम्मेलन बुलाया, किंतु इस सम्मेलन में मुस्लिम लीग पूरी तरह पृथक पाकिस्तान की मांग पर तुला हुआ था। किंतु सम्मेलन में मुस्लिम लीग की बात नहीं मानी गई और मुस्लिम लीग के पाकिस्तान के मांग के कारण ही यह सम्मेलन विफल हो पाया। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। शिमला सम्मेलन की विफलता के बाद मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस डायरेक्ट एक्शन प्लान घोषित किया, जिसके तहत पूरे भारत में सांप्रदायिक दंगे फैलाए गए। सबसे बड़ा दंगा बंगाल के नोआखली में हुआ। मुस्लिम लीग को नारा था, बांटो और आज़ाद करे। इस दंगों से तंग आकर कांग्रेस ने सीआर फॉर्मूला के आधार पर विभाजन का समर्थन किया। लॉर्ड माउंटबेटन ने विशेष सलाह पर भारत भेजा कि यथासंभव हो भारत को संयुक्त रखे, किंतु सांप्रदायिक दंगों से तंग आकर माउंटबेटन ने भी सीआर फॉर्मूला का ही समर्थन किया और बाल्कन प्लान के तहत 14 अगस्त 1944 को भारत का विभाजन कर दिया। मैकवल रेडक्लिफ के नेतृत्व में भारत पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ नामक विभाजन रेखा खींच दी गई। मोहम्मद अली जिन्ना को पाकिस्तान का निर्माता कहा जाता है। लियाकत अली पहले प्रधानमंत्री बनी जो संयुक्त भारत के वित्त मंत्री थे। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 27 जनवरी 1897 के उड़ीसा के कटक में हुआ था। इसके गुरु सीआर दास थे, इन्होंने 1920 में इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास की, किंतु 1921 में इन्होंने त्यागपत्र दे दिया और राजनीति में प्रवेश कर गए। 1938 में गुजरात के हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष बने। 1939 में एमपी के त्रिपुरी में महात्मा गांधी पट्टाभी सीतारामैया को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, किंतु इस अधिवेशन में मतदान द्वारा अध्यक्ष चुना गया और सुभाष चंद्र बोस का अध्यक्ष चुना गया, जिस कारण गांधी एवं बोस में मतभेद हो गया। कांग्रेस के इतिहासकार पट्टाभी सीतारामैया थे। सुभाष चंद्र बोस मतभेद होने के कारण कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया और एक अलग पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में किया। कांग्रेस के खाली पदों को राजेंद्र प्रसाद ने भरा। 1940 में भड़काऊ भाषण के कारण बोस को जेल हो गया। 1941 ईस्वी में जेल से रिहा हो गए। ये जर्मन में हिटलर से मिले। हिटलर ने इन्हें नेताजी की उपाधि दिया। हिटलर जिन भारतीय सैनिकों को बंदी बनाया था, सुभाष चंद्र बोस ने इंग्लैंड के विरुद्ध लड़ने के लिए प्रेरित किया। इन सैनिकों को हथियार और ट्रेनिंग जापान ने दिया। साथ ही अंडमान और निकोबार सुभाष चंद्र बोस के उपहार में दे दिया। सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान और निकोबार का नाम शहीद एवं स्वराज दिया। सिंगापुर में इन सैनिकों को आज़ाद हिंद फौज का हिस्सा बना दिया गया और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया गया। आज़ाद हिंद फौज, इसके गठन का सर्वप्रथम विचार इंडियन कैप्टन मोहन सिंह ने दिया, अर्थात यह एक कैप्टन मोहन सिंह की दिमाग उपज थी। आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक रास बिहारी बोस थे। 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज के कप्तान बने। इन्हें इस फौज का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को लेकर मणिपुर पर आक्रमण किया और उस को अपने नियंत्रण में कर लिया। मणिपुर के इम्फाल से सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद दिल्ली चलो का नारा दिया। 6 अगस्त तथा 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम हमला कर दिया, जिस कारण सुभाष चंद्र बोस ने जापान छोड़ दिया, किंतु 18 अगस्त 1945 को ताइवान कामोसा के समीप विमान दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई। जापान सरकार ने इनकी मृत्यु की घोषणा 22 अगस्त 1945 को किया। इनकी मृत्यु के बाद आज़ाद हिंद फौज की सैनिकों पर लाल किला में मुकदमा चलाया गया। इन सैनिकों की वकालत जवाहरलाल नेहरू तथा तेग बहादुर तथा कियान कागजू जैसे वकीलों ने किया।